बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज आवर 25th लेक्चर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स 1 और इसमें हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट के साथ साथ हम जो ऑर्बिटल मोशन को कवर करते हैं फिजिक्स में लॉज जो हैं वो हम जानते हैं केप्लर्स लॉज हैं, और केप्लर्स लॉज कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, इनको भी हम देखेंगे केप्लर्स लॉज को। तो हमारा मेन मोटिव रहेगा to study the equation of an orbit and study the Kepler's laws as well. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब कोई एक्चुअल फोर्स और फिक्टिशियस फोर्सेस इन्वॉल्व थी तो नेट फोर्स जो थी वो उसको हम एक्सप्रेस करते थे इस तरह की इक्वेशन में, जिसको हम कहते हैं म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर यू इफेक्टिव ऑफ आर। ये यू इफेक्टिव क्या था ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्टिव पोटेंशियल इसको कहते हैं। और ये आर डबल डॉट यहाँ पे जो है ना म्यू आर डबल डॉट, म्यू रिड्यूस्ड मैस है और आर डबल डॉट जो है ये डबल टाइम डेरिवेटिव है किसका? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अगर हम कह दें कि ये 8.29 जो है ये रेडियल इक्वेशन है, जैसा कि इसमें आर इन्वॉल्व है, अल्टीमेटली ये रेडियल इक्वेशन ही होगी। तो फिर क्या है कि ये टाइम के फंक्शन के तौर पे आ रही है हमारे पास यहाँ पे। क्यों टाइम के फंक्शन के तौर पे आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि ये डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम है, यहाँ पे म्यू आर डबल डॉट जो डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व है। तो हम कह सकते हैं ये यहाँ पे जो रेडियल इक्वेशन है दैट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइम डेरिवेटिव और एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब जब हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, टू बॉडी सिस्टम लेते हैं जैसे कि अर्थ और सन है, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन, या इसी तरह आप कह दें कि सैटेलाइट्स जो है वो अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं रेडियल इक्वेशन से कि शेप ऑफ ऑर्बिट कैसी है, शेप ऑफ ऑर्बिट कैसी है। तो वो जो रेडियल इक्वेशन का फंक्शन ऑफ टाइम होना है, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती है। क्या हम इसमें चेंज लाएं कि हम जो रेडियल इक्वेशन है उसको देख के ही हम अंदाजा कर लें कि जो शेप ऑफ ऑर्बिट है वो क्या है। ठीक है, तो हम करेंगे रेडियल इक्वेशन को फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फंक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर में। अब जब रेडियस वेक्टर यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, तो वहां से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये सर्कल होगा। ठीक है, क्योंकि आर सर्कल का जो है वो नहीं चेंज होता। जब आप कह दें कि ये इलिप्स है तो फिर आर कांस्टेंट नहीं रहता। आर जो है वो कभी सेमी मेजर एक्सिस बन रहा होता है, कभी सेमी माइनर एक्सिस बन रहा होता है। इसी तरह अगर अनबाउंडेड ऑर्बिट्स हैं जैसा कि पैराबोला है, हाइपरबोला है, तो वो मुख्तलिफ जो है उसमें वैल्यूज ऑफ आर आ जाएंगी। ठीक है, जब हम रेडियल इक्वेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियल वेक्टर आर वेक्टर, तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम देख लें कि ये ऑर्बिट की शेप क्या है। ठीक है, तो हमारा ये मोटिव रहेगा। 10 अब हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ। द रेडियल इक्वेशन ये वाली, ये जो 8.29 है, डिटरमाइंस आर एज फंक्शन ऑफ टाइम, बट फॉर मेनी पर्पसेस वी वुड लाइक टू नो आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, एंगल के लिहाज से जब रेडियल वेक्टर चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो सर्कल नहीं होता। अच्छा, फॉर एग्जांपल द फंक्शन r equals r of phi will tell us the shape of an orbit more directly। ठीक है, तो इससे हम इस फंक्शन से जो कि फाई का फंक्शन होगा, रेडियल वेक्टर जो है वो फाई का फंक्शन होगा, यहाँ से हम अंदाजा कर सकेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिट क्या है। Thus we would like to rewrite the radial equation। ये वाली इक्वेशन जो है इसको हम रीराइट करते हैं, दोबारा से इसको एक्सप्रेस
इसको इसको हम ये जो टाइम का डबल डेरिवेटिव है इसको हम अब इसको फंक्शन ऑफ आर में जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं. देयर आर टू ट्रिक्स फॉर डूइंग दिस, बट लेट मी फर्स्ट राइट द रेडियल इक्वेशन. अब ये हमारे पास जो है वो रेडियल इक्वेशन है. ये जो ये यू सी एफ ऑफ आर है, इसको कह देते हैं कि ये फिक्टिशियस जो पोटेंशियल है वो वाला है, और ये जो मैंने ये यू ऑफ आर जो है ये एक्चुअल पोटेंशियल है, और ये दोनों का जो कॉमन डेरिवेटिव लिया हुआ है विद नेगेटिव साइन, ये बेसिकली ग्रेडियंट है पोटेंशियल्स का. तो ये जब इन दोनों एक्चुअल पोटेंशियल और फिक्टिशियस पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो ये इफेक्टिव पोटेंशियल बन जाता है. ग्रेडियंट और इफेक्टिव पोटेंशियल जो है वो नेट फोर्स देगा. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. अब नेट फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ two forces. One is the actual force, other is the fictitious force. Actual force is expressed as F of R plus fictitious component of force is L square over mu R cube. ये भी हम देख चुके हैं previous lecture में. अब इसको कह देते हैं this equation is 8.37. ठीक है, ये just हमने उसको rewrite किया है previously हमारी established equation है. अब हम कह देते हैं कि जो फोर्स होती है वो ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल का. ठीक है, यहाँ यू पोटेंशियल एनर्जी है, उसका जो ग्रेडियंट है वो माइनस टी ओवर टी आर इससे एक्सप्रेस हो रहा है. तो यहाँ पे जो दूसरी फोर्स, दूसरा कंपोनेंट है या दूसरी, इसको फोर्स भी कह सकते हैं. ये जो दूसरी फोर्स है ये क्या है? फिक्टिशियस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. ठीक है, तो पहली क्या है? ये एक्चुअल फोर्स है, और फोर्स इटसेल्फ क्या है? दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. और हम कहते हैं कि अगर ये सपोजिशन लगा दें, क्या आर जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एन अदर वेरिएबल जो कि यू हम कह देते हैं, और इनका रिलेशनशिप जो है वो क्या है? यू इज इक्वल टू 1 ओवर आर, या आप कह दें कि r इज इक्वल टू 1 ओवर u. अब ये जो आपके पास यहाँ इक्वेशन ये नजर आ रही है ना, इसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ u. तो ये कैसे होगा कि एक तो ये हमारी सपोजिशन हो गई कि u इक्वल टू 1 ओवर r हो गया. दूसरा ये है कि जो चेन रूल है ना डेरिवेटिव के, ठीक है, उसको अप्लाई करते हुए हम कहेंगे कि d ओवर dt जो है ये एज पर चेन रूल, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डी फाई ओवर डी टी इंटू डी ओवर डी फाई, डी ओवर डी फाई. अब डी फाई ओवर डी टी क्या है? इसको कह देते हैं ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ फाई एंगल है. तो ये फाई डॉट हो जाएगा, इसको फाई डॉट यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और डी ओवर डी फाई यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं. अब फाई डॉट हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्रेस कर चुके थे, इसकी वैल्यू डिड्यूस की थी, वो क्या थी? एल ओवर म्यू आर स्क्वायर. फाई डॉट की जो वैल्यू है वो है एल ओवर म्यू आर स्क्वायर. एल क्या है? कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, और म्यू क्या है? म्यू इज रिड्यूस्ड मास, और आर क्या है? ये रिलेटिव पोजीशन है उसकी मैग्नीट्यूड दो बॉडीज का. अब ये एल ओवर म्यू आर स्क्वायर आ गया, और डी ओवर डी फाई जो है वो एज इट इज यहाँ प्लेस करेंगे. और अब जब हम आर की जगह ये यू लगाने जा रहे हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा? ये आर स्क्वायर जो है ना, ये न्यूमरेटर में जाके यू स्क्वायर हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, न्यूमरेटर में हम यू स्क्वायर लिखेंगे. वही क्या यहाँ पे? एल यू स्क्वायर ओवर म्यू डी ओवर डी. ठीक है, अब ये डी ओवर डी टी जो है ये इसके बराबर आ चुका. ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ. हम यहाँ देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व है. तो उसके लिए क्या करना है हमने? अब कह दें कि डी ओवर डी टी ऑफ आर जो है, या टाइम डेरिवेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर जो है, वो उसको आर डॉट कहते हैं, आर डॉट कहते हैं. और जो डी ओवर डी टी है वो इसके बराबर आ रहा है,
एल यू स्क्वायर ओवर म्यू इंटू डी ओवर डी फाई, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डी ओवर डी टी आ गया, और आर जो है वो 1 ओवर यू हमने सपोज किया हुआ है यहाँ, ये तो वो यहाँ पे प्लेस किया। अब आर डॉट ये आया, आर डॉट यहाँ हम कह देते हैं कि ये वैल्यू आ गई आर, ठीक है। क्या हुआ, एल यू स्क्वायर जो है वो एक यू एस यू से कैंसिल हुआ, ठीक है, और एल म्यू जो है वो कांस्टेंट रहे, और फाई के हिसाब से जो है वो आर चेंज हो रहा था, तो अब यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यू जो है वो फंक्शन ऑफ फाई है, इसलिए हम उस पर डिफरेंशियल लगा सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू फाई। तो इस तरह बाकी ये दो टर्म्स एल और म्यू जो है ये कांस्टेंट रहेंगी, और इनको हम कोफिशिएंट में लेंगे, ठीक है। अब आर डॉट इसके बराबर हो गया, आर डबल डॉट क्या होगा फिर, इसका जब एक और टाइम डेरिवेटिव लेंगे, इसी टर्म का जब एक और टाइम डेरिवेटिव लेंगे, आर डबल डॉट हो जाएगा। तो आर डबल डॉट जो है वो इस तरह हम एक्सप्रेस करेंगे कि डी ओवर डी टी इंटू आर डॉट। अब ये आर डॉट है हमारे पास, ठीक है। तो डी ओवर डी टी हमें पता है पहले से, डी ओवर डी टी क्या है, ये वाली चीज आती है डी ओवर डी टी, ये वाली, वो एज इट इज यहाँ लिखे, और आर डॉट इसके बराबर आया है, ठीक है। आर डॉट ये लिख दें यहाँ पे, तो आर डबल डॉट जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर यू ओवर डी फाई, और ये हमारी इक्वेशन 8.4, ठीक है भाई। अब आर डबल डॉट हम प्लेस करने जा रहे हैं वो जहाँ पे नेट फोर्स हमने निकाली हुई है एक्चुअल फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स के सम से, ठीक है। तो वहां प्लेस करेंगे ये, ठीक है। तो इसमें अगर प्लेस करें आर डबल डॉट की वैल्यू, आर डबल डॉट की वैल्यू ये है, ये, ठीक है, डबल टाइम डेरिवेटिव आर, तो ये उठाएं, ये वैल्यू वहां प्लेस करें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये एक्चुअल फोर्स है और ये फिक्टिशियस फोर्स है, और ये हम वैसे की वैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, म्यू आर डबल डॉट। अब म्यू यहाँ पे आना था, इधर इसके डिनोमिनेटर में म्यू स्क्वायर है, तो वो जो म्यू आना था ना यहाँ पे मल्टीपल में, न्यूमरेटर में, वो इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक म्यू रह जाएगा डिनोमिनेटर में, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ये टर्म ऐसे सर्वाइव कर जाएगी, और हम कहेंगे दिस टर्म इज बीइंग इक्वेटेड टू एफ प्लस एल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर म्यू। एल स्क्वायर यू क्यूब ओवर म्यू, एल स्क्वायर यू क्यूब, ये आर जो है ये यू में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये एल स्क्वायर यू क्यूब ओवर म्यू। अब ये दो कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, और ये ऐड अप हो रहे हैं, और ये हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, आप कह दें कि जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई आ रहा है ना, उसको यू डबल डैश लगा दें, यू डबल डैश ऑफ फाई इसको कह देते हैं। ये एल स्क्वायर यू स्क्वायर, और जो दूसरा है म्यू है ना डिनोमिनेटर में, एल स्क्वायर यू स्क्वायर ओवर म्यू विद दिस नेगेटिव साइन, इसका जो क्या होगा इनवर्स होगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन। अब जब इसका इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और वो इनवर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दो टर्म, ठीक है। तो वो फिर इस तरह से नई शेप बन जाएगी, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 8.41, ये देखें अगर, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू। और यहाँ पे जो इसको कह दें कि अगर ये रेडियल इक्वेशन है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और इसको कह देते हैं दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रेडियल इक्वेशन, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल रेडियल इक्वेशन कहते हैं। तो फॉर एनी गिवन सेंट्रल फोर्स एफ, दिस ट्रांसफॉर्म
Radial equation is a differential equation for the new variable u of phi. वहाँ पे क्या था, r of t था, यहाँ पे क्या है, u of phi है। r of t को हमने u of phi में चेंज कर दिया है। वो जो प्रीवियस इक्वेशन थी हमारी, वहाँ पे वो रेडियल इक्वेशन थी, तो वो टाइम का फंक्शन थी। ये रेडियल इक्वेशन है तो ये फाई का फंक्शन हो गई है। फाई सम सपोज सब्स्टिट्यूशन, ये हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इक्वेशन को। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ फाई। If we can solve it, then we can immediately write down r as r is equal to 1 over u. अगर हम इसको सॉल्व करें और ये वाली जो हमने प्लेसमेंट की थी r इक्वल टू 1 ओवर u, ये अगेन इसमें वैल्यूज प्लेस करते हैं। 1 ओवर u जहाँ नजर आए वहाँ r प्लेस करते हैं, u जहाँ नजर आए वहाँ 1 ओवर r प्लेस करते हैं, तो ये दोबारा से वही ओरिजिनल शेप आ जाएगी हमारे पास। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन और देखेंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में जो है वो कैसे हम इसको देखेंगे, और फिर ये इलिप्स कैसे बनेगी, यहाँ से ऑर्बिट की शेप जो है वो सर्कल कैसे अज्यूम की जा सकती है, या हाइपरबोला और पैराबोला कैसे हो सकती है। ये रेडियल इक्वेशन अब हमारे पास बन गई है। ये ऑर्बिट की रेडियल इक्वेशन है, ये ऑर्बिट की इक्वेशन है, ठीक है। ये इसको हम रेडियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब इसी की एक जो आप कह दें एप्लीकेशन है, हम इसको अप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन को और देखते हैं कि क्या जो फ्री पार्टिकल है जिसपे कोई सेंट्रल फोर्स नहीं लग रही है, कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, कोई नेट फोर्स नहीं है, उसपे फ्री पार्टिकल है अगर, तो क्या वो भी ऑर्बिट में मूव करेगा, ये हमें देखना है। या वो फ्री मूव करेगा, किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसकी क्या इंटेंशन होगी उसको देखते हैं। द रेडियल इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल, ये रेडियल इक्वेशन हम डिड्यूस कर चुके, अब इसको अप्लाई कर रहे हैं फ्री पार्टिकल के केस को। फ्री पार्टिकल का केस जैसा कि हम इसके नाम से अंदाजा कर रहे हैं कि इसमें कोई नेट फोर्स नहीं है। फ्री पार्टिकल का मतलब कोई इस पे एक्टिव फोर्स नहीं जो है वो एक्सर्ट हो रही, तो फिर क्या होगा, इस पे हम कह देंगे कि f जो है वो 0 है। इस इक्वेशन में अगर f 0 रख दें तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी, क्या बच जाएगा, ये u डबल डैश ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस u ऑफ फाई, तो ये बाकी बच जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि फ्री पार्टिकल के लिए जो रेडियल इक्वेशन है वो ये बन गई है, u डबल डैश ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस u ऑफ फाई, ठीक है। और ये आप कह दें कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, u डबल डैश ऑफ फाई प्लस u ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो मैथमेटिकली वो इसके बराबर होता है, u ऑफ फाई इज इक्वल टू a कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा, a कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा। अब ये इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ गया यूजिंग मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल एंटिटीज। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका जनरल सॉल्यूशन है। तो ये जो a है ना, ये a, इसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं 1 ओवर r नॉट से। ये हम कहते हैं a जहां नजर आए वहां 1 ओवर r नॉट प्लेस कर, ठीक है। और जहां पे u नजर आए वहां पे r 1 ओवर r प्लेस कर दो, तो फिर क्या होगा, ये इक्वेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म होके नई शेप में आ जाएगी, और वो इक्वेशन होगी r ऑफ फाई इक्वल्स r नॉट ओवर कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा। ये यही इक्वेशन, ये आप समझे यहाँ पे 1 ओवर r आ गया है, a की जगह 1 ओवर r नॉट आ गया है, ठीक है। तो फिर ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस वक्त ये इक्वेशन बन जाएगी r ऑफ फाई इक्वल्स r नॉट ऑफ फाई ओवर r नॉट, वो तो फंक्शन नहीं होगा फाई का, r नॉट जो है वो तो कांस्टेंट होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू है, r नॉट ओवर कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि r नॉट इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा, r नॉट इज इक्वल टू r इंटू कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा। ये जो जनरल सॉल्यूशन आया है ना, उसको हमने मॉडिफाई किया है, और ये इक्वेशन अब ये जो इक्वेशन है इसकी
जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं, वो कैसे हम इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करते हैं। आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेन है जिसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर हो तो उनको भी हम एक्स वाई प्लेन एक्स वाई टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आर होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स होगा वाई होगा। इसी तरह जो एक्स होगा वो आर कास थीटा होगा, जो वाई होगा वो आर साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इनकी आपस में एक रिलेशनशिप होल्ड करती है नेचुरली। तो हम कहते हैं कि जो एक क्यू पॉइंट है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है कहीं क्यू पॉइंट, और हम कह देते हैं ये इस एक्स एक्सिस के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। ये कांस्टेंट जो हम कह रहे हैं ना, डेल्टा फाई माइनस डेल्टा, ये कांस्टेंट अगर ये डेल्टा हम कह दें कि ये इस आर नॉट का एंगल है, आर नॉट का एंगल है, ये जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है क्यू का। तो जो दूसरा वेक्टर हमारे पास आर है ना, जो कि फंक्शन ऑफ फाई है, दैट इज फंक्शन ऑफ फाई, आर इज फंक्शन ऑफ फाई। ठीक है, अब डेल्टा कांस्टेंट है तो आर नॉट भी कांस्टेंट है। आर जो है वो चेंज होता है एज अ फंक्शन ऑफ फाई, फाई चेंज होगा, आर चेंज होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कह देते हैं ये आर है और ये। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि अगर ये इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो सकती है इस इक्वेशन की, आर नॉट इज इक्वल टू सॉरी हाँ आर नॉट इज इक्वल टू आर इनटू cos ऑफ फाई माइनस डेल्टा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर नॉट जो है वो आर cos ऑफ फाई माइनस डेल्टा के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर का जो कोसाइन कंपोनेंट है वो आर नॉट के बराबर आ रहा है। आर का जो कोसाइन कंपोनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है, आर नॉट के बराबर आ रहा है, और वही यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, क्यू पॉइंट इज फिक्स्ड, और इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर नॉट एंड डेल्टा। वो हम कह चुके हैं कि ये डेल्टा इसका एंगल है, आर नॉट इसकी पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक। और फिर दूसरा जो पी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर एंड फाइव। ये पी पॉइंट है, इसके इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर एंड फाइव। अब जो आर काज ऑफ फाइव माइनस डेल्टा है वो क्या दे रहा है, आर नॉट दे रहा है। ठीक है, तो आप कह दें कि ये जो वेक्टर है ना, ये इसका जो ये वेक्टर है ये एक कंपोनेंट है। ठीक है, इस वेक्टर का ये वेक्टर एक कंपोनेंट है, और वो क्या है, आर कोसाइन ऑफ फाइव माइनस डेल्टा। जैसे हम कह देते हैं आर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये आर नॉट जो क्या होगा, आर कोसाइन ऑफ फाइव माइनस डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन है ना, आर कॉस ऑफ फाइव माइनस डेल्टा इक्वल टू आर नॉट, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसमें कौन कौन से आर वेक्टर आ रहा है या फिर एंगल आ रहा है, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या होती है ये, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है, हमारी इनिशियल सपोजिशन ये थी कि फोर्स कोई नहीं एक्ट कर रही पार्टिकल। तो उसी रेडियल इक्वेशन ने हमें ये गाइड किया है कि अगर उसके फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही है तो जो पार्टिकल है जिसको आप फ्री पार्टिकल कह रहे हैं वो फिर ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो ये जो इक्वेशन है आर cos ऑफ फाइव माइनस डेल्टा इक्वल टू आर नॉट, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये बता रही है कि फ्री पार्टिकल इज नो मोर बाउंड टू मूव इन any orbit that may be of circle type or elliptical type, वो कहीं किसी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना प्रेफर। तो ये हमारी जो है ये इंटरप्रिटेशन है रेडियल इक्वेशन की। हम कह सकते हैं कि अगर रेडियल इक्वेशन पे हम नेट फोर्स जीरो कर दें तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब हम केपलर्स ऑर्बिट्स को रिकंसीडर करेंगे, और फिर हम कहेंगे कि इसमें जो बाउंडेड केस है ना, वो कैसे हमें फर्स्ट केपलर्स लॉ की तरफ ले जाता
से हम सेकंड लॉ का, कैप्लर्स का सेकंड लॉ यूज करते हुए हम थर्ड लॉ तक पहुंचेंगे। ये हमारी नेक्स्ट रेफरेंस है इस लेक्चर में। इसमें हमने देखा कि लेट अस नाउ रिटर्न टू कैप्लर प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। कैप्लर्स लॉ को स्टडी करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा टू बॉडी सिस्टम है, एक सन ले लें, दूसरा मून ले लें, या अर्थ ले लें, या कोई और कोई भी क्या कर लें, सैटेलाइट या जो भी अज्यूम कर सकते हैं। दैट इज हमें प्लैनेट ही लेना होगा इफ सन इज द सेंटर। तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो रखते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस की जाती है इन ट्रेडिशन। तो हम कहते हैं कि Gm1m2/r², ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो मरकज की तरफ ला रही है। ये सन लगा रहा है किसी प्लेनेट पे। आर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड प्लेनेट। तो इतनी फोर्स प्लेनेट लगा रहा होगा, वो अलोंग द रेडियल वेक्टर होगी जो प्लेनेट लगा रहा होगा, तो वो पॉजिटिव ले लेंगे। ये क्योंकि अपोजिट टू द रेडियल वेक्टर है, तो ये क्या ले लेते हैं हम, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कह देते हैं कि ये जो एफ है ना, ये इस तरह की जो फोर्स है एफ ऑफ आर, जो कि फंक्शन ऑफ आर है, रेडियल वेक्टर पे डिपेंड करती है, वो होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक माइनस गैमा ओवर आर स्क्वायर। जो गैमा है ये क्या हो रहा है, ये Gm1m2 जो है ना, ये इसके बराबर है। Gm1 ओवर m2 जो है ये कांस्टेंट होते हैं सारे के सारे, तीनों टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है, तो उसको कह देते हैं ये गैमा। अब इसको कह देंगे एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस गैमा ओवर आर स्क्वायर। और क्योंकि आर इक्वल टू हमने यू रखा हुआ, 1 ओवर यू रखा हुआ है एज पर अवर प्रीवियस पोजीशन, तो यहाँ पे हम कह देते हैं ये एफ ऑफ आर जो होगा ये इक्वल होगा माइनस गैमा यू स्क्वायर। ठीक है, तो गैमा जो है वो फोर्स कांस्टेंट है और वो इसके बराबर आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल केस में। अगर कूलम्बिक केस होगा तो फिर ये क्यू के Q1 Q2 के बराबर आएगा, लेकिन हम एक ग्रेविटेशनल केस ले रहे हैं तो हम इसी जो है वो बात करेंगे। अच्छा, अभी रेडियल इक्वेशन जो हमारे पास आई थी 8.41 में, वो इन टर्म्स ऑफ यू, वो हमने इस तरह से देखी थी। ये वाली ये रेडियल इक्वेशन u डबल डॉट ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस u ऑफ फाई माइनस म्यू ओवर l स्क्वायर u ऑफ फाई स्क्वायर, या आप कह दें l स्क्वायर u स्क्वायर इनटू f। ठीक है, तो ये u स्क्वायर एक डिनोमिनेटर में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, म्यू जो है वो एक है न्यूमरेटर में, l स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये याद रखना है। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि f जो है f उसकी वैल्यू ये प्लेस कर दें माइनस गैमा u स्क्वायर, माइनस गैमा u स्क्वायर। अगर ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये u स्क्वायर डिनोमिनेटर वाले u स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नई शेप जो आ जाएगी इस इक्वेशन की, वो होगी u डबल डैश ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस u ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर l स्क्वायर। क्या किया यहाँ पे, जो फोर्स लग रही है ना, ये नेट फोर्स, ये यहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल जो फोर्स है सन से जो लग रही है वो हमने प्लेस किया है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, ये नई जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी नई शेप। तो अब हमने ये जो q डबल डैश ऑफ फाई इक्वल टू माइनस u ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर l स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन बनी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है कि ओमेगा ऑफ फाई जो है ना, ओमेगा ऑफ फाई
वो प्लेस कर दिया है किसकी जगह पे, यू डबल डैश। यहाँ पे हमने सपोजिशन लगाई है कि now omega of phi is equal to u of phi minus gamma mu over L square, या आप कह दें कि ओमेगा डबल डैश ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ फाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये साइंस की, इसको कह देते हैं कि ओमेगा ऑफ फाई जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस यू डबल डैश ऑफ फाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ओमेगा डबल डैश ऑफ फाई इज विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ फाई। और यहाँ से ये अगेन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे हमने प्रीवियस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वैसे ही हम कह देंगे कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ओमेगा ऑफ फाई इक्वल्स ए कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा, ए कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा। अब आप यहाँ पे u ऑफ फाई जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर प्लस ए कोसाइन ऑफ फाई। u ऑफ फाई जो है वो क्या है भाई, ये है u ऑफ फाई। यहाँ से ये फाइंड करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर। अब ओमेगा ऑफ फाई की ये वैल्यू हम यहाँ से जनरल सॉल्यूशन से ले चुके हैं, ये वहाँ प्लेस करें तो यहाँ से u ऑफ फाई जो है इसके बराबर आ जाएगा। फिर देख लें, ओमेगा ऑफ फाई आया हमें जनरल सॉल्यूशन से यहाँ, ठीक है। अब u ऑफ फाई इस इक्वेशन से जो फाइंड किया तो वो हो जाएगा ओमेगा ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा ऑफ फाई यहाँ से जनरल सॉल्यूशन वाला प्लेस करेंगे तो वो ये वाली जो है वो एक्सप्रेशन देगा, गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर प्लस ए cos फाई। और इसको हम u ऑफ फाई को इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से कि गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू हो जाएगा। उस सब को हम एप्सिलॉन के बराबर रखते हैं और कोसाइन ऑफ फाई एज इट इज लेते हैं। ये जब कॉमन लेंगे ना, ये टर्म इसमें तो है नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन में चली जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वो ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू जो है उसको कह दें ये एप्सिलॉन है हमारा, और ये इसको इसेंट्रिसिटी का नाम भी देंगे आगे चल के हम, क्या होती है इसेंट्रिसिटी। सॉरी, ये एप्सिलॉन नहीं समझिएगा, आगे इसेंट्रिसिटी शायद हम ई से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये एप्सिलॉन है, where epsilon is a name for a dimensionless positive constant। उसकी क्या वैल्यू आ रही है, ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू जैसा कि हमने कहा, और यू जो होगा वो 1 ओवर आर होगा, गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर जो है इसकी यूनिट बनेगी 1 ओवर लेंथ। अब इसका एक जो एल स्क्वायर क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका इन्वर्स कर देंगे एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, तो उसकी यूनिट फिर लेंथ बन जाएगी, 1 ओवर लेंथ नहीं होगी डायमेंशन, उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ की डायमेंशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स इसका करके और उसको कांस्टेंट सी के बराबर ले लेते हैं, हम कह देते हैं सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू। अब अगर सी इसके बराबर है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये नई शेप ले लेगी, इसको 1 ओवर आर लिख सकते हैं यू को, गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर इनटू ये जो इक्वेशन हो जाएगी ना वो इस तरह से आ जाएगी, 1 ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर सी इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन cos ऑफ फाई। और यहाँ पे आर ऑफ फाई जो है वो हम लिख सकते हैं सी ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन cos ऑफ फाई। ठीक है, अब ये
ये सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई। और इसमें कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं जो अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एप्सिलॉन है और सी है। एप्सिलॉन क्या है वो हम यहाँ पे देख चुके कि वो क्या था, ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू था, ये ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, ठीक है। और जो सी है वो क्या है? सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, ठीक है। तो ये दो दो कांस्टेंट्स हैं इसमें जो हमने नए इन्वॉल्व किए हैं। और तो एल स्क्वायर ओवर जी एम वन एम टू म्यू जो है वो कहाँ से आ जाएगा? ये सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गैमा जो है वो जी एम वन एम टू, गैमा जो है वो है जी एम वन एम टू, और ये एल स्क्वायर ओवर जी एम वन एम टू म्यू जो है ये इक्वल टू दिस कांस्टेंट सी होगा। ये ग्रेविटेशनल केस में हम सी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड कर ली है जिसमें हम देख रहे हैं कि आर जो है वो फंक्शन ऑफ फाई भी है, और वो एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टू अननोन कांस्टेंट्स। एक कांस्टेंट सी है और दूसरा कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये दो कांस्टेंट्स जो है यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं टू एक्सप्रेस द रेडियल वेक्टर या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ पे सी इसके बराबर है, और इसको हम ग्रेविटेशनल केस में ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एप्सिलॉन जो है ये इसेंट्रिसिटी है, ये हम देखेंगे ये कैसे एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो अब हम इसी इसी इक्वेशन की बेस पे दो क्लासिफिकेशंस करने जा रहे हैं ऑर्बिट्स की। एक टाइप ऑफ ऑर्बिट को हम कह देंगे ये बाउंडेड ऑर्बिट्स है, और दूसरी टाइप जो होगी ऑर्बिट्स की उसको कह देंगे ये अनबाउंडेड ऑर्बिट्स, ठीक है। बाउंडेड कौन से ऑर्बिट्स होंगे? जिसमें एप्सिलॉन जो है वो 0 और 1 के दरमियान रहेगा, वो बाउंडेड ऑर्बिट्स होंगे। 0 किसके लिए हो सकता है? ये 0 एप्सिलॉन उस वक्त होगा, एप्सिलॉन उस वक्त 0 होगा जब ऑर्बिट जो है वो 100% सर्कल होगा, 100%, जरा भी उसमें इसेंट्रिसिटी नहीं होगी, ठीक है। और जैसे जैसे इसेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी तो ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल शेप में जो है वो ढलता जाएगा। क्लियर है बात? अब इसेंट्रिसिटी 0 है तो ऑर्बिट क्या हुआ? सर्कल हुआ। इसेंट्रिसिटी लेस देन 0 रहेगी तो बाउंडेड ऑर्बिट रहेंगे। ऑर्बिट क्या रहेंगे? बाउंडेड रहेंगे। और अगर इसेंट्रिसिटी 1 या उससे ज्यादा की वैल्यू पोजेस करती है तो फिर क्या हो जाएगा? वो अनबाउंडेड ऑर्बिट्स में चले जाएंगे। जो हमारी इक्वेशन होगी वो बताएगी कि ये अब ऑर्बिट्स जो है वो अनबाउंडेड हो गए हैं। अनबाउंडेड के लिए फिर क्या कौन से शेप्स आती है मैथ में? पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है। इलिप्स और सर्कल ये दो ऐसी टाइप ऑफ ऑर्बिट्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि ये बाउंडेड ऑर्बिट्स हैं। क्लियर है बात? और सेल्डम कोई सर्कल होता है ऑर्बिट, आमतौर पे ये, बल्कि ज्यादातर जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। कोई पता नहीं एक मार्स का या किसी एक प्लेनेट का कहते हैं ऑलमोस्ट सर्कल, उसको हम अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारे के सारे जितने भी प्लेनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की बेस पे आगे हम सारी ये डिस्कशन ले जाएंगे, ठीक है। जहाँ आर देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ फाई है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 किसके लिए होगा? 0 होगा ये सर्कल के लिए। लेकिन जब तक ये लेस देन 1 रहेगा उस वक्त तक ये बाउंडेड ऑर्बिट्स रहेंगे। और जब ये एप्सिलॉन जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इक्वल और ग्रेटर देन 1, तो फिर ये हो जाएगा अनबाउंडेड ऑर्बिट की टाइप जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और जब अनबाउंडेड होगा तो उस वक्त क्या होगा ये बाद में देखते हैं। अब इस इक्वेशन की बेस पे हम इसको ले आ रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं कि अगर ये आर जो है वो एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 होना,
तो जो आर मिनिमम होगा, आर मिनिमम, ठीक है, वो हो जाएगा C/1 + एप्सिलॉन नॉट, C/1 + एप्सिलॉन नॉट। अब ये कास फाई किधर गया? कास फाई जो है ये 1 दे रहा है, कास फाई 1 दे रहा है, और जो शेप बनेगी प्लेनेट कहाँ पे मूव कर रहा होगा इस तरह के ऑर्बिट में, वो हम देखते हैं यहाँ इस सिस्टम में। अब ये आपका जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इलिप्स है, ठीक है, ये दो फोकस हैं इलिप्स के, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। एक फोकस पे सन है। अब जिस फोकस पे सन है ना, प्लेनेट उसी फोकस वाली साइड पे यहाँ पे आया हुआ है। जब ये प्लेनेट यहाँ पे होगा तो उस वक्त ये फाई जो है ये 0 हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस वक्त ये जो आर होगा ना, इसको कह देंगे ये आर मिनिमम है। क्या है ये? आर मिनिमम है। और ये केस बनेगा पेरीहीलियन का, पेरीहीलियन इसको कहेंगे। क्यों? जिस जिस फोकस में सन है उसी फोकस वाली साइड पे जो है वो क्या है? प्लेनेट भी आया होगा, ठीक है। अब प्लेनेट जब इधर होता है, इस रीजन में होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, स्पीड होती है उसकी बढ़ जाती है। जब ये एफिलियन वाली साइड पे जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। और ये जब रेडियस यहाँ से इस इधर का रेडियस लेंगे ना यहाँ से, तो ये आर जो है ये मैक्सिमम जो है वो हो जाएगा। अब आर मिनिमम है। अब क्या है? आर मिनिमम है। जब यहाँ पे आएगा प्लेनेट तो उस वक्त कह देंगे ये आर मैक्सिमम है। आर मैक्सिमम जब होगा उस वक्त एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? अब अगर यहाँ पे 0 है तो ये यहाँ पे 90 होगा और फिर यहाँ पे 180 डिग्री होगा, या पाई एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। आप दोबारा इधर शायद हम ना इक्वेशंस को जो है डिस्कस करते हैं। तो आर मिनिमम क्या है? आर मिनिमम जो है वो इक्वल हो गया C/1 + एप्सिलॉन, ठीक है। कोसाइन फाई जो है वो 1 दे रहा है। और आर मिनिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सन के करीब आया हुआ है और इस वक्त जो है इसका डिस्प्लेसमेंट प्लेनेट का, ठीक है, वो कितना है? कम से कम है। तो C/1 + एप्सिलॉन। और आर मैक्सिमम जो है ये क्या होगा? ये आर मैक्सिमम। अब उसी इक्वेशन से आर मैक्सिमम निकालेंगे यहाँ से। आर मैक्सिमम यहाँ से निकालें अगर, तो काज 180 डिग्री ये देगा -1। तो यहाँ पे 1 - एप्सिलॉन हो जाएगा, 1 - एप्सिलॉन। लेकिन उस वक्त जब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है प्लेनेट का सन से, उसको कह देंगे ये क्या है? आर मैक्सिमम है। तो आर मैक्सिमम होगा इसके बराबर C/1 - एप्सिलॉन, ठीक है भाई। अब जब आर जो है आर मिनिमम है उस वक्त वो पेरीहिलियन का केस है, प्लेनेट जो है वो पेरीहिलियन रीजन में आया हुआ है और उस वक्त फाई जो है वो 0 है। जब आर इक्वल टू आर मैक्सिमम है तो एफिलियन रीजन में गया हुआ है हमारा प्लेनेट, और हम कह देते हैं कि उस वक्त फाई जो है वो पाई एंगल जो है वो उसके बराबर है, फाई। और 2 पाई जो है, 2 पाई एक पूरा रेवोल्यूशन होता है। तो अगर फाई इक्वल टू 0 में 2 पाई ऐड करें तो प्लेनेट वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, और फाई इक्वल टू पाई में 2 पाई ऐड करें तो वापस प्लेनेट उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये उसका पीरियड होगा, पीरियड। 2 पाई इज द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, और आर ऑफ 2 पाई जो है वो आर ऑफ 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम आर ऑफ फाई इक्वल टू आर ऑफ 0 रखते हैं तो 2 पाई भी इसमें ऐड कर दे तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा हमारा जो प्लेनेट है। तो हम कह देते हैं कि ऑर्बिट जो है वो एक रेवोल्यूशन के बाद क्लोज कर देता है अपने आप को, मींस दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है। अब इस तरह की जो जिसमें आर मैक्सिमम आ रहे हैं, आर मिनिमम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम ये बता रहे हैं कि ये आर जो है ये फंक्शन ऑफ फाई है और ये बाउंडेड ऑर्बिट्स हैं, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1 है।
तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी इलिप्स, ऑर्बिट जो है वो इलिप्स में, इलिप्टिकल टाइप का। तो मैथमेटिकली इलिप्स जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और जहाँ पे ए जो है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है, बी जो है वो सेमी माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, और जो एक्स है, ये एक्स और वाई है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, जो भी प्लेनेट हो या जो भी रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स प्लस टी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हमारा जो सन है वो यहाँ पे होता, सी पे होता ना, तो फिर हम एक्स लेते, फिर प्लेनेट की जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई लेते, एक्स और वाई। ठीक है, अब क्योंकि सन हमारा यहाँ पे है, एक फोकस में गया हुआ है, सेंटर ऑफ इलिप्स में नहीं है, तो फिर हम ये डी जो है उसको अकोमोडेट करने के लिए ले रहे हैं कि सेंटर से सन जो है इलिप्स के सेंटर से वो इतनी दूरी पे है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हमने ये कहा कि x प्लस टी होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये वो इक्वेशन है जो है तो इलिप्स की, लेकिन इसके मरकज में जो है वो सन नहीं है, बल्कि एक फोकस में है, दो फोकी में से एक फोकस पे सन है। ठीक है, और वो जो फोकस है वो डी डिस्प्लेसमेंट पे है सेंटर ऑफ इलिप्स से। क्लियर है बात? तो अब ये जो 8.49 इक्वेशन है ना, 8.49, ये इसको जब हम प्लॉट करते हैं ना, जब हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं आर मिनिमम हो रहा है, आर मैक्सिमम हो रहा है, तो इस हिसाब से जब 0 180 ये एंगल प्लेस करते हैं, एक साइकिल बनता है पूरा। तो वो जो साइकिल है ना वो इस तरह से एक वेव, ये जिसको आपको साइन वेव कह रहे हैं, ठीक है, इस तरह की वेव। ठीक है, ये अगर इसको आप 1 मान लें तो ये 1 प्लस एप्सिलॉन इधर होगा और 1 माइनस एप्सिलॉन इधर होगा। ठीक है, पाई पे मिनिमम है, 0 एंगल पे मैक्सिमम है, 2 पाई पे फिर मैक्सिमम है। ठीक है, और ये 3 पाई पे फिर 0 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये आगे 4 पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा। सो इस तरह से ये चलता जाएगा, ये पीरियाडिक जो है वो रेस्पॉन्स होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से सेमी मेजर एक्सिस जो है, इस तरह का अगर इलिप्स का केस हो तो इसका सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होता है? ये एक यहाँ से एक एंड से स्टार्ट लें और इसके सेंटर से पास करें और दूसरे एंड तक जाएं। ये जो मैक्सिमम जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, या आप कह लें जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब वो डिस्प्लेसमेंट लाइन जो है वो लाजमी तौर पे सेंटर से पास हो, सेंटर से पास हो, ठीक है, या इन दो फोकस में से पास हो, तो उसको कह देते हैं ये मेजर एक्सिस है। ये क्या है? इसका मेजर एक्सिस। और इसका जो हाफ होता है ना इस मेजर एक्सिस का, मीन सेंटर से किसी एक साइड की जो एक्सट्रीम है उधर तक, इसको कह देते हैं ये सेमी मेजर एक्सिस। और अगर वही लाइन जो है सेंटर से जो पास हो रही है वो इस तरह से दो पॉइंट्स को जोड़ दे कि उनके दरमियान का फासला जो है वो मिनिमम हो, मिनिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, तो वो ये दो पॉइंट्स हो सकते हैं ये। ठीक है ना, तो वो लाइन भी सेंटर से पास हो रही हो, शर्त ये है। वैसे तो यहाँ भी मिनिमम हो सकता है, यहाँ उससे मिनिमम हो जाएगा, लेकिन ये लाइन सेंटर से नहीं पास हो, तो ये लाइन सेंटर से भी पास हो, ये कंडीशन है, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट भी मार्क करे दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ये इसको कह देंगे माइनर एक्सिस। और इसका हाफ जो हो जाएगा उसको सेमी माइनर एक्सिस कहेंगे। ये बी जो है ये सेमी माइनर एक्सिस होगा, और ये जो ए होगा इसको कह देते हैं ये सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है, अब डी क्या है? डी ये सेंटर से फोकस का डिस्प्लेसमेंट है, सेंटर से एक फोकस का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और सी क्या है? सी ये आप देख सकते हैं, ये जो फोकस है उससे ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट पे जा सकता है प्लेनेट, ये आप कह दें कि ये वो वाला कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है।
तो आर मिनिमम इसको मार्क कर चुके हैं हम, और आर मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस रीजन को पेरिहिलियन कह देंगे, इस पॉइंट को आप एफिलियन कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारी सपोजिशन करने के बाद कहते हैं कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, उसको इसेंट्रिसिटी और कांस्टेंट सी से इस तरह जोड़ता है कि ए जो है वो सी ओवर वन ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर होता है, और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस, उसकी लेंथ जो होती है वो सी ओवर वन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अंडर रूट के बराबर होती है। और जो डी है, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फोकस फ्रॉम सेंटर, ये बराबर होता है ए एप्सिलॉन के, या आप यूं कह दें कि एप्सिलॉन जो है वो डी ओवर ए के बराबर होता है। मींस ratio between the displacement of focus from center of ellipse divided by semi major axis gives eccentricity of the ellipse। जब d a को अप्रोच करेगा तो इसेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी। d a को अप्रोच कब करेगा, जब जब ये सन जो है ये फोकस ऐसे 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 शिफ्ट होता होता है, इधर कुछ हो जाएगा पेरिहिलियन की तरफ। ठीक है, तो उस वक्त आप कह दें कि ये जब फोकस इतना दूर निकल जाएगा तो इलिप्स जो है वो बिल्कुल पिच की शेप में नजर आएगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट हम कह दें कि d इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू a, तो उस वक्त ये आपको इसका इतना एरिया नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ही एक इस एक्सिस के अराउंड जो है वो आपको जो है वो क्या क्या कह दें उसको, पिछला ही कहेंगे उसको। ठीक है, कंट्रैक्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अभी अब डी जो है डी ओवर ए वो एप्सिलॉन होता है, और डी जो है वो ए एप्सिलॉन होता है। ठीक है, अच्छा ये जब डी और ए हम तकरीबन क्लोज लेंगे तो उस वक्त ये एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वो अनबाउंडेड स्टेट में चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब हम रेशो लेते हैं बी ओवर ए की। बी ओवर ए जो है वो इनकी वैल्यूज हमारे पास है 1 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से क्लियर हो जाएगा इसका अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये सारी डिस्कशन होने के बाद अब आप आ रहे हैं फर्स्ट केप्लर्स लॉ पर। वो क्या है, although we almost have seen that epsilon equal to 0 is for circle, and b becomes equal to a in that particular case। circle में जब epsilon equal to 0 रखते हैं ना, epsilon इधर 0 रखते हैं, तो b equal to a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलेगा, तो सेमी मेजर और सेमी माइनर बराबर हो जाएंगे और वो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और डी जो है वो ए एप्सिलॉन हो गया। तो पोजीशन ऑफ सन इज एक्चुअली वन ऑफ द इलिप्स टू फोकसेस, ये सन या यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। ठीक है, एंड हम कहते हैं कि अंडर दीज कंडीशंस तो फिर क्या होता है कि जो केप्लर्स फर्स्ट लॉ है वो स्टेटमेंट अपनी यहाँ पे जो है वो प्रूव हो रही है उसकी, क्या है कि being sun at one center, being sun at one center, the planets revolve in elliptical orbits around the sun। जब sun इलिप्स के किसी एक फोकस, सॉरी, बीइंग सन एट वन फोकस, दो फोकस है इलिप्स के, एक ये फोकस है और दूसरा ये फोकस है। बीइंग सन एट वन फोकस ऑफ इलिप्स, द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbits। ये केप्लर्स फर्स्ट लॉ है। ये सारी उसकी जो है वो हमने देखी कैलकुलेशंस, कैसे इसेंट्रिसिटी को हम लिंक करते हैं ए से बी से। ठीक है, और सी की टर्म्स में कैसे हम ये ए और बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने डिराइव किया केप्लर्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद आते हैं केप्लर थर्ड लॉ। क्या है केप्लर थर्ड लॉ की पहले स्टेटमेंट सुन लें, बल्कि उससे पहले केप्लर सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है। केप्लर सेकंड लॉ की
स्टेटमेंट ये है कि इक्वल एरियाज जो है वो स्वीप करती है वो लाइन जो प्लेनेट को सन से मिला रही है, जॉइन कर रही है, वो क्या करती है लाइन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। ठीक है, वो हमने देखा यहाँ पे कि जब सन पेरिहिलियन की साइड पे है तो हमने कहा कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, प्लेनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे होगा तो प्लेनेट की स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन वो जो लाइन होगी ना जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो जो है यहाँ पे ज्यादा एरिया स्वीप कर देगी क्योंकि वो लाइन बहुत बड़ी है कंपेयर टू दिस आर मिनिमम। ठीक है, अब आर मिनिमम क्यों फिर उसके बराबर कैसे एरिया स्वीप कर सकती है उतने ही टाइम में, वो सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि जब यहाँ पे स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो जो आर मिनिमम और आर मैक्सिमम का डिफरेंस होता है उसको वो स्पीड जो है वो अकोमोडेट कर देती है और इक्वल टाइम में इक्वल एरियाज इस तरह से स्वीप करना जो है वो मुमकिन हो जाता है लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है सन को लेने। अब ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, टी ए ओवर टी टी इज इक्वल टू एल ओवर टू म्यू। म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का, एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, और टी ओवर टी टी जो है वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एरिया है। मींस डी ए ओवर डी टी इज कांस्टेंट। अब म्यू भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चेंज नहीं होता है, डी ए ओवर डी टी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जितना टाइम देंगे उतना ही एरिया वो स्वीप करके देगी आपकी लाइन। अब ये सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ क्या है केपलर का? थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड है ना ऑर्बिट ऑर्बिट का टाइम पीरियड जो है उसका जो स्क्वायर लेंगे वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। याद रखना है, सेमी माइनर नहीं बल्कि सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो वो हम अब प्रूव करने जा रहे हैं इस लॉ से, सेकंड लॉ से हम स्टार्ट लेंगे और उसको थर्ड लॉ को हम प्रूव करेंगे। डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू एल ओवर टू म्यू। अब ए जो है वो इलिप्स के केस में पाई ए बी होता है, पाई ए बी, ए इज सेमी मेजर एक्सिस, बी इज सेमी माइनर एक्सिस। अब हम कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड वो लिखा जा सकता है ए ओवर डी टी। यहाँ पे आप देख लें एरिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, आप कह दें कि ये डी ए जो है वो सम अप होके ए हो जाएगा और डी टी जो है वो सम अप होके टी हो जाएगा और वो टी जो है वो टी के बराबर हो जाएगा, ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आप कह दें कि टाइम पीरियड जो है ना वो हो जाएगा इसके बराबर ए ओवर डी टी के बराबर। और यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करें अगर तो एरिया जो है वो पाई ए बी यहाँ पे हम दे चुके हैं इसको वैल्यू, और पाई ए बी एज इट इज यहाँ प्लेस करेंगे, और डी ए ओवर डी टी जो है वो एल ओवर टू म्यू है, उसको जब हम यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टू म्यू ओवर एल। अब क्या आ गया इसके बराबर, टाइम पीरियड जो है वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर की इसके बराबर होती है, ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ए स्क्वायर इनटू 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, या आप कह दें बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो है वो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर के बराबर है, या आप कह दें कि बी ओवर ए जो है वो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर अंडर रूट के बराबर है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने प्लेस की, तो बी स्क्वायर जो है वो नई नई जो शेप होगी इसकी, बी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करने से वो इसके बराबर हो जाएगी। और हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे सी कांस्टेंट जो है वो इन्वॉल्व करवाएंगे। सी कांस्टेंट कैसे इन्वॉल्व करवा सकते हैं, सी जो है वो इस तरह से लिंक कर रहे हैं पी और एप्सिलॉन से, बल्कि यहाँ से ये ए और एप्सिलॉन जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे सी भी आ सकता है, तो यहाँ पे ए और एप्सिलॉन आ रहे हैं तो सी भी आ सकता है, तो सी यहाँ पे हमने प्लेस किया, एक ए यहाँ से इस एक्सप्रेशन में जो है वो यूटिलाइज हुआ, एक क्यूब जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करेगा और ये इस तरह से नई शेप आएगी, टी स्क्वायर इसके बराबर आ गया। अब इसमें हमने देखा कि टी स्क्वायर जो है वो 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब म्यू ओवर गैमा
ये कहाँ से आया अभी, सी जो है वो रिप्लेस कर दिया है ए इंटू वन मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर से, बल्कि ए इंटू वन मैंने एप्सिलॉन स्क्वायर जो है सी से रिप्लेस किया है, और एल स्क्वायर ओवर गामा म्यू, एल स्क्वायर ओवर गामा म्यू। वैल्यू सी की वैल्यू जो है वो हम ये प्लेस कर सकते हैं एल स्क्वायर ओवर गामा म्यू। तो जहाँ पे सी नजर आएगा वहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करेंगे इधर, ठीक है। तो नई शेप जो होगी ना इस एक्सप्रेशन की वो ये हो जाएगी टा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब म्यू ओवर गामा। अब यहाँ पे देखना है म्यू कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। सिर्फ ये ए जो है ना ये आप कह सकते हैं ये सेमी मेजर एक्सिस, और ये टी जो है ये प्रोपोर्शनलिटी जो है वो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह दें कि टा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब टेकिंग 4 पाई स्क्वायर म्यू ओवर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और फर्दर इसमें जाएंगे अगर तो हम कहते हैं कि एफ जो है वो इसके बराबर रखा था हमने, एफ जो है वो मैंने जी एम वन एम टू ओवर आर से किया था ना, तो वो मैंने जी एम वन एम टू को गामा रखा था, और कैपिटल एम जो मैस ऑफ द सिस्टम होता है जिसमें दो पार्टिकल्स हो, तो एम वन प्लस एम टू लेते हैं मैस ऑफ द सिस्टम को, और रिड्यूस्ड मैस जो है वो म्यू होता है, वो जो कम मैस होता है सिस्टम में उसको अप्रोच कर रहा होता है। तो आप कह देते हैं कि एम वन ओवर एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जो है वो किसके बराबर होता है, वो एम वन एम टू जो है ये एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जो है ये म्यू होता है, और म्यू से आप कह दें कि एम वन प्लस एम टू जो है वो कैपिटल एम में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा एम वन एम टू इंटू म्यू है, म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मैस है। अब अगर सिस्टम में दो मैसेज हैं, एक अर्थ है दूसरा सन है, तो जो रिड्यूस्ड मैस होता है वो अप्रोच कर रहा होता है सिस्टम में जो छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट्स में से जो छोटा होगा वो उसको अप्रोच करेगा, उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक तो सन है दूसरा कोई और प्लेनेट है, वो मून भी हो सकता है वो अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल एम जो है वो सन को अप्रोच करेगा, और म्यू जो है वो जो है रिड्यूस्ड मैस को या स्मॉल मैस को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो आप कह दें कि वो दूसरा जो मैस है वो अगर मून है, ठीक है ना, तो फिर वो मैस ऑफ मून हो जाएगा, अगर अर्थ है तो वो मैस ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो m2 is mass of sun, the mass of the sun which is very much greater than m1 the mass of the comet or planet। अब ये comet भी हो सकता है, ये moon भी हो सकता है, ये planet भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है। तो ये m1 जो है ये म्यू हो गया, ठीक है। अब गैमा जो है वो हो जाएगा जी एम वन एम टू इक्वल टू जी म्यू एम एस। अब एम एस जो है मैस ऑफ सन है, म्यू जो है वो मैस ऑफ प्लेनेट है, मैस ऑफ अर्थ है, मैस ऑफ मून है, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब पी स्क्वायर जो है ना इसको अब रीशेप कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब और म्यू ओवर जी एम एस म्यू होगा, जी एम एस म्यू। और ये जो ये है ना जी एम एस म्यू या जी म्यू एम एस, तो ये यहाँ का म्यू इस म्यू से ये ऊपर जो म्यू है उससे कैंसिल होगा, तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब ओवर जी एम एस। और ये हम देख रहे हैं कि 4 पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और मैस ऑफ सन भी कांस्टेंट है, सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हम कह सकते हैं। दैट्स ऑल। ये हमारा थर्ड कैप्चा है जिसमें हमने कहना था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, ऑर्बिट के जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स इट। Now omega of phi is equal to u of phi minus gamma mu over L square, या आप कह दें कि
ओमेगा डबल डैश ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ फाई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये साइंस की, इसको कह देते हैं कि ओमेगा ऑफ फाई जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू माइनस यू डबल डैश ऑफ फाई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ओमेगा डबल डैश ऑफ फाई इज विल आल्सो बी इक्वल टू माइनस ओमेगा ऑफ फाई। और यहाँ से ये अगेन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारे पास। जैसे हमने प्रीवियस केस में इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वैसे ही हम कह देंगे कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ओमेगा ऑफ फाई इक्वल्स ए कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा, ए कोसाइन ऑफ फाई माइनस डेल्टा। अब आप यहाँ पे u ऑफ फाई जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर प्लस ए कोसाइन ऑफ फाई। u ऑफ फाई जो है वो क्या है भाई, ये है u ऑफ फाई। यहाँ से ये फाइंड करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर। अब ओमेगा ऑफ फाई की ये वैल्यू हम यहाँ से जनरल सॉल्यूशन से ले चुके हैं, ये वहाँ प्लेस करें तो यहाँ से u ऑफ फाई जो है इसके बराबर आ जाएगा। फिर देख लें, ओमेगा ऑफ फाई आया हमें जनरल सॉल्यूशन से यहाँ, ठीक है। अब u ऑफ फाई इस इक्वेशन से जो फाइंड किया तो वो हो जाएगा ओमेगा ऑफ फाई प्लस गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा ऑफ फाई यहाँ से जनरल सॉल्यूशन वाला प्लेस करेंगे तो वो ये वाली जो है वो एक्सप्रेशन देगा गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर प्लस ए cos ऑफ फाई। और इसको हम u ऑफ फाई को इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से कि गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू हो जाएगा। उस सब को हम एप्सिलॉन के बराबर रखते हैं और कोसाइन ऑफ फाई एज इट इज लेते हैं। ये जब कॉमन लेंगे ना ये टर्म इसमें तो है नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉमन में चली जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वो ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू जो है उसको कह दें ये एप्सिलॉन है हमारा। और ये इसको इसेंट्रिसिटी का नाम भी देंगे आगे चल के हम, क्या होती है इसेंट्रिसिटी। सॉरी ये एप्सिलॉन ही समझिएगा, आगे इसेंट्रिसिटी शायद हम ई से एक्सप्रेस करेंगे। ओके, ये एप्सिलॉन है, where epsilon is a name for a dimensionless positive constant। उसकी क्या वैल्यू आ रही है, ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू जैसा कि हमने कहा। और यू जो होगा वो 1 ओवर आर होगा, गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर जो है इसकी यूनिट बनेगी 1 ओवर लेंथ। अब इसका एक जो एल स्क्वायर क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका इन्वर्स कर देंगे एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, तो उसकी यूनिट फिर लेंथ बन जाएगी। 1 ओवर लेंथ नहीं होगी डायमेंशन, उसकी डायमेंशन जो है वो लेंथ की डायमेंशन बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको इनवर्स इसका करके और उसको कांस्टेंट एक सी के बराबर ले लेते हैं। हम कह देते हैं सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू। अब अगर सी इसके बराबर है, ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये नई शेप ले लेगी। इसको 1 ओवर आर लिख सकते हैं यू को, गैमा म्यू ओवर एल स्क्वायर इनटू ये जो इक्वेशन हो जाएगी ना वो इस तरह से आ जाएगी 1 ओवर आर इक्वल टू 1 ओवर सी इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन cos ऑफ फाई। और यहाँ पे आर ऑफ फाई जो है वो हम लिख सकते हैं सी ओवर 1 प्लस एप्सिलॉन cos ऑफ फाई। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई। और इसमें कुछ कांस्टेंट्स आ रहे हैं जो अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, एप्सिलॉन है और सी है। एप्सिलॉन क्या है वो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि वो क्या था, ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू था।
ये ए एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, ठीक है। और जो सी है वो क्या है, सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर ओवर गैमा म्यू, ठीक है। तो ये दो दो कांस्टेंट्स हैं इसमें जो हमने नए इन्वॉल्व किए हैं। और तो एल स्क्वायर ओवर जी एम वन एम टू म्यू जो है वो कहाँ से आ जाएगा, ये सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गैमा जो है वो जी एम वन एम टू, गैमा जो है वो है जी एम वन एम टू, और ये एल स्क्वायर ओवर जी एम वन एम टू म्यू जो है ये इक्वल टू दिस कांस्टेंट सी होगा। ये ग्रेविटेशनल केस में हम सी को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये अनडिटरमिन्ड कांस्टेंट है। तो